हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डे नाइट स्टडी। बच्चों, स्वागत है आपका एक नए लेक्चर में। और आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स के अंदर यूनिट नंबर थर्ड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टाइम वायरिंग फील्ड बोलते हैं। और इसमें हम लोग देखेंगे कि जो आपका फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है, लेंज लॉ क्या होता है, और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि फैराडेज लॉ का इंटीग्रल और डिफरेंशियल फॉर्म क्या होता है। ठीक है। और साथ ही साथ मैं कुछ बेसिक बातें भी इस चैप्टर के बारे में बताऊंगा कि कहां से ये चैप्टर के बारे में शुरुआत हुई। और साथ ही साथ मैं बताऊंगा लास्ट में कि इस चैप्टर से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यही था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इस लेक्चर में। यूनिट नंबर 3 का आज लेक्चर नंबर फर्स्ट है। और भी लेक्चर आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहले मैं इस चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। इंट्रोडक्शन में देखिए बेटा, यही है कि आपका जो पिछला चैप्टर हमने पढ़ा था, पिछला चैप्टर का नाम क्या था? मैग्नेटोस्टैटिक्स। वहां पे हमने देखा था कि किसी स्टेडी करंट, कोई किसी वायर में अगर कोई करंट फ्लो हो रहा है, कोई स्टेडी करंट फ्लो हो रहा है, तो उस वायर के चारों तरफ क्या था? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा था। ठीक है। और इसी से साइंटिस्ट ने सोचा, कौन से साइंटिस्ट? माइकल फैराडे ने 1831 में सोचा कि जब एक वायर, एक इलेक्ट्रिक करंट से आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकता है, तो ऐसा क्यों नहीं कि आपका कोई मैग्नेटिक फील्ड से आपका करंट प्रोड्यूस हो जाए। तो इसी पे इन्होंने रिसर्च करना स्टार्ट किया। दो साइंटिस्ट, कौन कौन से? एक माइकल फैराडे और एक जोसेफ हेनरी। माइकल फैराडे, माइकल फैराडे, माइकल फैराडे एंड जोसेफ हेनरी, जोसेफ जोसेफ हेनरी। ठीक है। तो ऑलमोस्ट 1831 में ये दोनों साइंटिस्ट इस इस थिंकिंग पे वर्क करने लगे कि जो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड है वो एक इलेक्ट्रिक करंट को क्यों नहीं प्रोड्यूस कर सकता। तो इसी पे इनका किस पे थिंक इनका स्टार्ट हुआ था कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। क्यों नहीं आपका जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है, व्हाई नॉट, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं व्हाई नॉट। इन्होंने सोचा व्हाई नॉट चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। जो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड को क्यों नहीं प्रोड्यूस कर सकता। तो इसी पे इन्होंने रिसर्च करना स्टार्ट किया और ये पाया कि किसी क्लोज्ड लूप में, अगर मान लो क्लोज सर्किट का ये लूप है और इसमें हम लोग कोई मैग्नेट ले लेते हैं, जैसे मान लो ये आपका मैग्नेट है, ये आपका साउथ है, ये नॉर्थ है। यहाँ से अच्छे से बनाते हैं इसको। ये आपका कोई सर्कुलर लूप था, यहाँ पे कोई साउथ नॉर्थ, ये आपका कौन सा मैग्नेट है? बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट जब इस लूप के पास लेके जाया जाता था, तो यहाँ पे क्या होता था? इस लूप में मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो बढ़ता है। ठीक है। क्यों मैग्नेटिक फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स किसके बारे में बताता है हमको? मैग्नेटिक फ्लक्स हमको इसके बारे में बताता है कि कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस उस एरिया से परपेंडिकुलरली पास हो रही। ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को आप इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे जो भी इस मैग्नेट का, ये जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लिया होगा, इसकी कुछ ना कुछ फील्ड लाइंस होंगी, कुछ ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी इसमें। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर इस लूप से अंदर लेके जाया जाए, फिर बाहर लेके जाया जाए, तो इसके कारण इस लूप में एक क्या होता था? ये जब हम लोग अंदर लेके जाते हैं तब यहाँ पे एक करंट प्रोड्यूस होता है, या इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है। इंड्यूस्ड करंट यहाँ पे सेटअप हो जाता था। और इसी इंड्यूस्ड करंट सेटअप होने की वजह से, और ये इंड्यूस्ड करंट तब तक प्रोड्यूस होता था जब तक हम लोग मैग्नेट को इसके अंदर लेके जा रहे हैं, मतलब हम लोग इसकी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को हमेशा चेंज कर रहे हैं। अब चेंज आप कैसे करोगे?
जब आप इस मैग्नेट को इसके अंदर लेके जाओ, फिर इसके बाहर लेके जाओ, एक मिनट, इसके इस मैग्नेट को इसके अंदर, इस लूप के अंदर लेके जाओ, फिर बाहर लेके आओ, तो यहाँ पे इस लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगे वो हमेशा चेंज होती रहेंगी। तो ये था आपका लॉ ऑफ, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब ये होता है कि आप क्या प्रोड्यूस कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हो इंड्यूसिंग बाय मैग्नेटिज्म। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन यहाँ पे पता लग गया होगा कि ये इस चैप्टर की स्टार्टिंग कैसे होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में देखिए, यहाँ पे डिफिनेशन आपको अच्छे से बताया गया है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट आर प्रोड्यूस इन इन द लूप ऑफ वायर। इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा था। अब ये कैसे पता चला, जब माइकल फेराडे और जोसेफ हेनरी ने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस किया गया इन द लूप ऑफ वायर इफ मैग्नेट इज इन द लूप, मैग्नेट इन द लूप, यहाँ पे इन द लूप और सडनली मूव टुवर्ड्स लूप और अवे फ्रॉम द लूप। जब उस मैग्नेट को सडनली उस लूप के पास लेके जाया गया और उससे दूर लेके जाया गया, तब सच दैट द मैग्नेटिक फ्लक्स अक्रॉस द लूप जो है वो चेंज हो रहा था। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स जब तक चेंज हो रहा था तब तक वहां पे करंट आपका बन रहा था। तो वही लाइन लिखा गया है, द करंट इन द लूप लास्ट सो लॉन्ग एज द फ्लक्स इज चेंजिंग। जब तक आपका फ्लक्स चेंज हो रहा था तब तक इस लूप में आपका कोई करंट इंड्यूस्ड हो रहा था। ठीक है, और इसी फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। और इसका मतलब ये होता है कि इंड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी बाय मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म से हम इलेक्ट्रिसिटी को बनाना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के दो लॉज हैं, उससे पहले हम लोग देखते हैं जो जो प्योर आपका जो फेराडे का एक्सपेरिमेंट था वो कैसा था। जोसेफ हेनरी का जो कंट्रीब्यूशन आया वो आपका थोड़ा बाद में आया। जोसेफ हेनरी ने, जिन्होंने आपका किसके बारे में बताया, जोसेफ हेनरी ने आपका सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में बताया और यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे हो रहा है, ये सारी चीजें बताई थी। लेकिन उससे पहले इसको डेवलप करने वाले सबसे मेन साइंटिस्ट इस चैप्टर के कौन से, फेराडे, फेराडे, माइकल फेराडे। तो देखो यहाँ पे फेराडेस का एक एक्सपेरिमेंट लेते हैं हम लोग और यहाँ पे मैं आपको अच्छे से देखिए बताऊंगा। ठीक है, तो पहले इन्होंने क्या किया, ये मान लो कोई लूप है, ये मान लो कोई लूप है आपका। ठीक है, इस लूप में हमने क्या कर दिया, एक गैल्वेनोमीटर यहाँ पे हमने लगा दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लिया, ये आपका क्या है, नॉर्थ पोल है। और ये जो मैग्नेट है, ये जो मैग्नेट है आपका बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है। क्या है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। अब देखो पूरा एक्सपेरिमेंट मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ। ठीक है, अब ये जो मैग्नेट है इस लूप में जब अंदर लेके जाया जाए, यहाँ पे टुवर्ड्स द लूप, अगर इस मैग्नेट्स को लेके जाया जा रहा है टुवर्ड्स द लूप, जब इस मैग्नेट को टुवर्ड्स द लूप आपका लेके जाया जाता है, तब यहाँ पे देखा जाता है कि जो आपका यहाँ पे हमने गैल्वेनोमीटर लिया है इसमें कुछ न कुछ डिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलता है और यहाँ पे जो करंट फ्लो होता है वो इस डायरेक्शन में फ्लो होता है। ठीक है, तो मतलब जब इस लूप को, जब एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के नॉर्थ पोल को इसके अंदर, इस लूप के अंदर लेके जाया जाता है, तो यहाँ पे होता क्या है, इसके अंदर जो फील्ड लाइंस है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो इस प्रकार से यहाँ पे, एक मिनट, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो बार बार इस लूप से क्या हो रही थी, चेंज हो रही थी। और जब हम इसके पास लेके जा रहे हैं तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स, जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो नंबर है वो चेंज हो रहा था, मैग्नेटिक फ्लक्स आपका चेंज हो रहा था। और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से आपका क्या बन गया, यहाँ पे इस सर्किट में करंट बन गया। इसी सेम टाइप से एक और मैं फिगर बनाता हूं, देखो यहाँ पे ये इस प्रकार से एक लूप है और यहाँ पे इसको हमने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया और इस नॉर्थ पोल को अवे फ्रॉम द लूप लेके जा रहे हैं। कहाँ लेके जा रहे हैं, अवे फ्रॉम द लूप, अवे फ्रॉम द लूप।
जब हम लोग इस लूप से इस मैग्नेट को बाहर निकाल रहे थे, उस टाइम भी यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उनके नंबर में क्या हो रहा होगा, कुछ ना कुछ चेंज हो रहा होगा, और उसकी वजह से यहाँ पे फिर से करंट प्रोड्यूस हुआ, और ये जो करंट प्रोड्यूस हुआ ये आपका जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस हुआ, और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से करंट फ्लो होने लगा इस सर्किट। ठीक है, ये था सेकंड, फर्स्ट सेकंड। अब देखो थर्ड एक्सपेरिमेंट में इन्होंने ये आपका इस फॉर्म से यहाँ पे गैल्वेनोमीटर ले लिया, ठीक, और इसको यहाँ पे फिर से मैग्नेट को क्या कर दिया गया, ये आपका साउथ है, ये नॉर्थ पोल है। अब मैग्नेट को क्या कर दिया गया है, रोक दिया गया है, मतलब स्टॉप कर दिया गया। जब मैग्नेट को स्टॉप कर दिया गया तब देखा गया कि जो इस गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन आया, मतलब नो डिफ्लेक्शन, कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आया, और इस सर्किट में कोई भी करंट आपका सेटअप नहीं हुआ। ठीक है, समझ में आ गया। तो माइकल फेराडे का ये एक्सपेरिमेंट था, और इससे हमको कई चीजें पता चली। हमको पता चला कि माइकल फेराडे ने जो इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो यहाँ पे करंट प्रोड्यूस हो रहा है, जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, उसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी, ये भी आगे चल के इन्होंने बताया है। ठीक है, तो आ जाते हैं अपने लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, जहां पे आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में पता चलेगा। तो यहाँ पे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दो लॉ हैं। एक आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ के मैग्नीट्यूड को बताता है, और एक लॉ जो लेंज लॉ होता है, ये किसके बारे में बताता है, उस इंड्यूस्ड ईएमएफ के डायरेक्शन को बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले लॉ को देखते हैं, फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ यहाँ पे क्या किया जाता है, व्हेनेवर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज सर्किट चेंज किया जाता है, एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन इट which last only so long as change in flux is taking place। जब तक किसी क्लोज सर्किट में तब तक आपका करंट प्रोड्यूस होता रहेगा जब तक आप मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर रहे हो। जैसे ही आप चेंज करना बंद कर दोगे वैसे ही आपका जो करंट होगा, कोई भी करंट आपका प्रोड्यूस नहीं होगा, जैसा कि इस डायग्राम में भी, इस एक्सपेरिमेंट में भी हमने दिखाया था। ठीक है, तो यही आपका पहला फैराडे लॉ है। और फैराडे लॉ का सेकंड पॉइंट आप लिखिएगा, ये थोड़ा सा दोनों स्टेटमेंट आपको, जब भी आपको फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पूछा जाए तो ये दोनों लाइन लिख के आनी है। ठीक है, पहला कि जब भी आप व्हेनेवर मैग्नेटिक फ्लक्स इन द क्लोज सर्किट, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ अ क्लोज सर्किट इज चेंजेस, मैग्नेटिक फ्लक्स क्लोज सर्किट में चेंज किया जाता है, एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ इज, and EMF is induced in it lasts so long as the change in the circuit occur, change in the magnetic flux, change in flux is taking place। ठीक है, और सेकंड लाइन में आपको लिखना है द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लास्ट सो लॉन्ग एज चेंज कंटिन्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हमको इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है वो किसके बराबर होता है, इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स एंड लास्ट सो लॉन्ग एज चेंज कंटिन्यू। ये जब तक बना रहेगा, जब तक आपका तब तक आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड मिलेगा, जब तक आप उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करते जा रहे हो। अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज नहीं करोगे तो कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, कोई भी करंट आपका नहीं बनेगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ को स्मॉल ई से भी दिखाते हैं, या इस तरीके से भी आप दिखा सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली मैं स्मॉल ई से ही दिखाऊंगा। यहाँ पे स्मॉल ई लिख दीजिए। ठीक है, स्मॉल ई का मैग्नीट्यूड जो होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर होता है। ये फॉर्मूला आप लोग यहाँ पे अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सेकेंड लॉ क्या था, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? सेकेंड लॉ था आपका लेंज लॉ। लेंज लॉ क्या बताता है, बेसिकली डायरेक्शन बताता है, किसका, इंड्यूस्ड ईएमएफ का जनरेट होने के डायरेक्शन को बताता है। तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट इज सच दैट इट टेंड टू स्टॉप द मूवमेंट ऑफ द विच प्रोड्यूसेस इज, जिससे ये प्रोड्यूस हुआ है उसी का ये अपोज करता है, उसी तरफ इसका डायरेक्शन होगा। तो देखो इस लाइन को मैं अच्छे से यहाँ पे समझा रहा हूँ। देखो जैसे मान लो कि ये आपका कोई कॉइल है,
ठीक है, ये कोई क्लोज सर्किट है। यहाँ पे मान लो कि हमने मैग्नेट को ले लिया, ये आपका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अब जैसे ही इस मैग्नेट को आप यहाँ पे लेके जाओगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स जो लाइन होगी वो इसके अंदर से यहाँ से पास होते रहेंगे, ये इस प्रकार से। अब देखो मैग्नेटिक जब इसके अंदर लेके जाओगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये क्या करेगा, इस मैग्नेट को इसके अंदर, इस लूप के अंदर आने से क्या करेगा, अपोज करेगा। जब ये अपोज कर रहा है इसका मतलब है कि यहाँ पे इस लूप के अंदर कौन सी पोलैरिटी आ गई है, कौन सी पोलैरिटी यहाँ पे आ गई है, नॉर्थ पोलैरिटी आ गई। तभी तो नॉर्थ और नॉर्थ के बीच में क्या लगता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता है, तभी तो ये इस मैग्नेट को इसके अंदर आने से रोकेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये नॉर्थ पोलैरिटी में हो जाता है, और उस समय जब हम लोग लूप के अंदर या मैग्नेट को इस लूप के अंदर लेके जाते हैं तब उस समय जो करंट बनता है, करंट आपका क्या बनता है, एंटी क्लॉकवाइज बनता है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब देखो जैसे ही इस मैग्नेट को हम लोग क्या कर रहे हैं, बाहर लेके जा रहे हैं। ठीक है, जब इस मैग्नेट को बाहर लेके जाएंगे तो ये कैसे अपोज करेगा, अब अंदर ले जाते समय इसके अंदर कौन सी पोलैरिटी बनी थी, आपकी नॉर्थ पोलैरिटी बनी थी, क्या बना था, नॉर्थ। अब जैसे ही बाहर लेके जाएंगे तो ये क्या करेगा, इसको बाहर जाने से रोकना चाहेगा। तो कैसे ये रोक सकता है, ये अंदर लूप जो होता है ये साउथ पोलैरिटी का हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है और हम इसको बाहर लेके जा रहे हैं, तो यहाँ पे इसके मूवमेंट को ये फिर से ब्लॉक कर रहा है, और उस समय जो करंट बनता है, करंट आपका जो उस समय बनता है वो क्लॉकवाइज बनता है। ठीक है, तो ये लेंज लॉ बेसिकली डायरेक्शन को बताता है, जस्ट अपोजिट होता है। अगर आप अंदर लेके जाओगे तो आपका यहाँ पे करंट क्या करेगा, जो करंट प्रोड्यूस होगा वो उसी चीज का मतलब उस मैग्नेट को उसके अंदर आने से क्या करेगा, रोकेगा। ठीक है, फ्लक्स को चेंज होने से रोकेगा, इस प्रकार से आपका करंट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे जब ये आपका टुवर्ड्स द लूप आप जा रहे हो तब की बात है, टुवर्ड्स द लूप, ये आपका अवे फ्रॉम द लूप, अवे फ्रॉम द लूप। ठीक है, तो ये दो कंडीशन है यहाँ पे, बेसिकली डायरेक्शन के बारे में बताता है। तो यहाँ पे हर समय देख रहे हो कि इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है, तो यहाँ पे ये आपका माइनस डी फाइव बाई डी टी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ई को हम लोग लिखे हैं यहाँ पे, या आप ई इस तरीके से बना के ईएमएफ को दिखाइए, इंड्यूस्ड ईएमएफ को, या ई स्मॉल ई से दिखाइए, दोनों आपका सही है। ठीक है, तो यहाँ पे इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे देखो इस प्रकार से ई से दिखाया गया है, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नेगेटिव ऑफ डी फाइव बाई डी टी। फाई आपका क्या होता है, फाई यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसके बारे में आप क्लास 12th में अच्छे से पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स आपको यहाँ पे भी मैंने आपको मैग्नेटिक फ्लक्स का अच्छे से डेफिनेशन बता दिया कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो आपका क्या होता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है पासिंग परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड था वो आपका डी फाइव बाई डी टी के बराबर था, और यहाँ पे डायरेक्शन माइनस रख देंगे तो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा, यहाँ पे दिस इंप्लाइज, अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी को हटाता हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट आएगा एन डी फाइव बाई डी टी आएगा, और ये आपका माइनस में रहेगा, ये आपका यन है। ठीक है, अब यहाँ पे यन की वैल्यू आपका क्या है, यन आपका एक कांस्टेंट है, यन की वैल्यू क्या होती है, एसआई यूनिट में 1 होती है। तो यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ आपका किसके बराबर आ जाता है, माइनस डी फाइव बाई डी टी के बराबर। अब क्लासेस में जब आप पढ़ोगे इसी चीज को, जब आप क्लासेस में पढ़ोगे तो ये वैल्यू आपकी कहाँ से आई, इसको कैसे हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, वहां पे मैं बताऊंगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब इसी इसी को और ज्यादा अच्छे से डिटेल में पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे बैचेस में ज्वाइन होना पड़ेगा। ठीक है, और साथ ही कई बच्चे पूछते हैं कि आपके और सारे लेक्चर कहाँ पे गए, और सारे लेक्चर और क्लासेस पढ़ाइए। तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे इस चैनल पे आ सकते हैं। देखो यहाँ पे डीएनएस सेमेस्टर एग्जाम, ये हमारा चैनल है। ठीक है, यूट्यूब चैनल, इस पे सर्च करिएगा,
फिर उसके बाद आपको कहाँ आना है, देखिए होम पे है, होम के बाद प्लेलिस्ट में आना है, प्लेलिस्ट के बाद आप देखोगे यहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर सारे की एक आपका अलग से क्या बना हुआ है, प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर में जाइए, थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे जाइए, सारे सब्जेक्ट की क्लासेस मिल जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए थर्ड सेमेस्टर में मैंने कितनी क्लासेस ली हुई हैं, यूनिट फर्स्ट की क्लासेस ली हुई हैं, यूनिट सेकंड की आपको क्लासेस देखने को मिल रही हैं, ठीक है। और इसी तरीके से मैं यूनिट 3 में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जो क्लासेस है, यहाँ पे देखो यूनिट फर्स्ट में मैंने 3 क्लासेस ली हुई है, लेकिन जब आप हमारे बैचेज में ज्वाइन होंगे तो वहां पे करीब आपकी 10 क्लासेस होंगे, एक यूनिट के लिए 10-12 क्लासेस होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे उसको ज्वाइन होने के लिए जल्दी जल्दी आप लोग इनरोल्ड हो जाइए हमारे बैचेज में। बैचेज में इनरोल्ड कैसे होना है, आपको यहाँ पे क्या करना है, हमारे नवोदय बैच में ज्वाइन हो रहा है, ज्वाइन होना है और केवल वन टाइम पेमेंट करना है 1250 रुपीज का। और इस समय इस पे आपका क्या चल रहा है, 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी चल रहा है, ठीक है। तो यही था आपको, आप लोग जल्दी जल्दी यहाँ पे जुड़ जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया। हाँ, इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड भी हो गया, यहाँ पे डायरेक्शन भी बता दिया। हाँ, यहाँ पे आते हैं। अब देखो मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो हमने सीखा था कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है क्लास 12th में देखा था कि जो फाई होता है वो आपका सरफेस इंटीग्रल ऑफ क्या होता है, बी डॉट डी एस के बराबर होता है, बी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर के बराबर। और अभी हमने देखा कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड था वो किसके बराबर था, यहाँ पे देखो इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड E इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। तो फाई की जगह मैं यहाँ पे इसको रख सकता हूँ। तो फाई की जगह अगर मैं यहाँ पे रख दूंगा तो यहाँ पे देखो फाई की जगह, फाई की वैल्यू हमको पता है ये है, तो यहाँ पे अगर मैं रख दूंगा तो ये हो जाएगा बी डॉट डी एस बाई डी टी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ को इस प्रकार से भी दिखा सकते हैं। और हमने क्लास 12th में पढ़ा था कि जो ईएमएफ होता है उसका यूनिट जो होता है क्या होता है, वोल्ट होता है। तो यहाँ पे एसआई यूनिट आप वोल्ट भी लिख दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अगर लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अगर आपके एग्जामिनेशन में आ जाए तो क्या क्या करना है, आपको दोनों लॉ लिखने हैं। कौन कौन से, एक तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लिखना है और सेकंड आपको लेंज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लिखना है। तो दो लॉ होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के जो कि मैंने अच्छे से आपको बता दिया, ठीक है। अब देखो लेंज लॉ जो है इसको मैं किसके हिसाब से बताऊंगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से, ठीक है। ये सारा जो लाइन लिखा हुआ है, जो इतना लाइन लिखा हुआ है, इसको देखो मैं कितनी इजीली तरीके से यहाँ पे बताऊंगा, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। देखो यहाँ पे क्या बताया गया है कि अगर मान लो कि ये आपका गैल्वेनोमीटर है और यहाँ पे हम लोग एक कॉइल ले लेते हैं, एक मिनट अच्छे से बनाते हैं इसको। ठीक है, इस प्रकार से हमने एक कॉइल ले लिया। अब यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे हमने कोई स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, ये नॉर्थ पोल है, एक मिनट, ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है, ठीक है। नॉर्थ साउथ पोल है। हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक बार पहले इस लूप के इनसाइड किसको लेके आएंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे, इस मैग्नेट को इस लूप के अंदर लेके आएंगे और फिर एक बार इस मैग्नेट को इस लूप के बाहर लेके जाएंगे। तो हम लोग देखेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपकी कैसे यहाँ पे काम कर रही है, ठीक है। तो देखो जब हम लोग लूप को अंदर लेके जा रहे हैं, जब पहला केस है जब व्हेन magnet is moving towards the loop। जब आपका मैग्नेट इस लूप के टुवर्ड्स, आपका लूप के डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है, हम लोग इसको पास लेके आ रहे हैं, इस लूप के अंदर लेके आ रहे हैं, उस समय आपका क्या हो रहा है, जब आपका उस समय आप क्या कर रहे हैं, अब मैंने बताया था कि जब जैसे ही इस मैग्नेट को इसके अंदर लेके आएंगे उस समय ये क्या होगा, ये मैग्नेट आपका किस में चेंज हो जाएगा, नॉर्थ पोलैरिटी में चेंज हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये क्या करेगा, इस मैग्नेट को इसके अंदर आने से क्या करेगा, रोकेगा, इसको अंदर आने से रोकेगा। और उस समय इसमें क्या लग रहा होगा, फोर्स ऑफ क्या लग रहा होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा होगा। जब हम मैग्नेट को उस लूप के अंदर लेके जा रहे हैं उस समय आपका फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता है,
उस मैग्नेट के ऊपर फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता है, और फोर्स ऑफ रिपल्सन के अगेंस्ट हम लोग इस लूप को अंदर लेके जा रहे हैं, तो हमको क्या करना पड़ रहा है, कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ रहा है। ठीक है, सेकेंड कंडीशन, जब हम लोग व्हेन मैग्नेट इज moving, magnet is moving away from the loop, away from the loop। जब आपका कोई मैग्नेट अवे फ्रॉम द लूप आपका ट्रांसफर किया जा रहा है, जब जब इस मैग्नेट को हम लोग दूर की तरफ लेके जाएंगे, तो यहाँ पे फ्लक्स आपका इस सर्किट में, इस लूप में चेंज होगा। अब देखो फ्लक्स आपका चेंज होगा तो यहाँ पे करंट आपका बनेगा। ठीक है, तो जब अवे फ्रॉम द लूप लेके जा रहे हैं, तो जो ये आपका नॉर्थ पोलैरिटी यहाँ पे क्रिएट हुआ था, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साउथ पोलैरिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस प्रकार से ये क्यों कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि ये चाहेगा कि ये जो बाहर जा रहा है, जो ये आपका मैग्नेट है, ये जो बाहर जा रहा है, ये बाहर न जा पाए, इसका अपोज करता है, तो इसलिए ये साउथ में कन्वर्ट हो जाएगा। तभी तो अट्रैक्शन इनके और इनके बीच में अट्रैक्शन लगेगा और इसको ये बाहर जाने से रोकेगा। ठीक है, तो ये आपका साउथ पोलैरिटी में कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ पे कौन सा फोर्स काम करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, जब हम लोग अवे फ्रॉम द लूप जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमको उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अगेंस्ट कुछ ना कुछ काम करके इस मैग्नेट को बाहर लेके जाना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि दोनों समय हमको कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ रहा है। तो बेसिकली जो वर्क आपका क्या है, एक आपका मैकेनिकल वर्क आपका क्या है, मैकेनिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है। और ये मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। किस में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे आपको इतनी लाइन में जो आप यहाँ पे पढ़ेंगे, वो सारा एग्जैक्ट जो जो चीजें मैंने बताया है, वही सारा कुछ इस लाइन के, इस लैंग्वेज के फॉर्म में लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे लेंज लॉ विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे फिगर भी बनाया गया है इस प्रकार से। तो यहाँ पे आप लोग बैचेस में जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाइए। अगर आप फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, या थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट अगर ये वीडियो देख रहे हैं, तो वो अपने फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए बता सकते हैं। यहाँ पे बीएससी मैथमेटिक्स, बीएससी बायोलॉजी, बीएससी एग्रीकल्चर, बीकॉम की क्लासेस ऑलरेडी स्टार्टेड हैं। इसके लिए आपको हमारा डीएनएस एजुकेयर एप्लीकेशन आपको यहाँ पे प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा, और इसमें नवोदय बैच में आपको ज्वाइन होना होगा फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर में। अगर आप बीएससी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, स्टैट जो भी सब्जेक्ट आपका कॉम्बिनेशन में होगा, मात्र 1250 रुपीज के वन टाइम पेमेंट में एक बार आपको पेमेंट करना है, और इसमें सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे। उसी इसी तरीके से ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लासेस मिलेंगी, डाउट क्लास मिलेगा, क्लास प्लस हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिलेगा, और यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी करवाया जाएगा। ठीक है, और हाँ, इस समय एक और ऑफर चल रहा है कि अगर आप इस समय डीएनएस एजुकेयर एप्लीकेशन लॉग इन करते हैं, तो आपको पहले जो भी आपका थर्ड सेमेस्टर है, तो थर्ड सेमेस्टर में पहला यूनिट आपको बिल्कुल फ्री में पढ़ने के लिए मिलेगा। तो आप पढ़ के देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे एप्लीकेशन पे क्लासेस आपको चलती है। ठीक है, बाकी 1250 रुपीज में अगर आप इस समय ज्वाइन करते हो, तो 20% का और डिस्काउंट मिलेगा। तो जल्दी जल्दी आप लोग एनरोल्ड हो जाइए। कोई भी डाउट हो, इस नंबर पे कॉल करके पूछ लीजिए। कोई भी डाउट हो, इस नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं। चलिए आ जाते हैं क्लासेस में। चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बिल्कुल सिंपल सा प्रूफ है। अब देखो यहाँ पे हम लोग जानते हैं, एक हम लोग यहाँ पे इसको इंटीग्रल फॉर्म ऑफ फैराडे लॉ को प्रूव करने के लिए, मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ, फैराडे लॉ क्या बताता है, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ बताता है। ठीक है, तो वहां पे हम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ को और इंटीग्रल फॉर्म में, इंटीग्रेशन के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, उसी चीज को यहाँ पे हम लोग प्रूव करके दिखेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक क्लोज्ड सर्किट ले लेते हैं, क्लोज्ड लूप ले लेते हैं। ये आपका
क्लोज लूप है। और यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि आपको इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी यहाँ पे पास हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे इस सरफेस का, अब यहाँ पे इस सरफेस का, यहाँ पे छोटा से एक सरफेस ले लेते हैं जिसका एरिया वेक्टर ds वेक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड आपका इधर की तरफ है ही, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ले लिया। तो फ्लक्स हमको पता है कि फ्लक्स आपका क्या होता है, जो आपका डबल इंटीग्रेशन या सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बराबर होता है। ये आपने क्लास 12th में पढ़ा हुआ है। अब देखो ये फ्लक्स आपका इसके बराबर होता है। और अभी हमने देखा कि जो आपका E होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, वो आपका किसके बराबर होता है, डी फाई बाई डी टी के बराबर होता है, ठीक है। यह आपका क्या होता है, डी फाई बाई डी टी के बराबर होता है। चलो यहाँ से नहीं, पहले मैं प्रूफ करके यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्लोज लूप हमने ले लिया और वहां पे हमने फ्लक्स की वैल्यू देखी कि क्या होता है। यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस किसका, b डॉट ds वेक्टर होता है। क्या होता है, b डॉट ds वेक्टर के बराबर होता है, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है माइनस डी फाई बाई डी टी के बराबर होता है। चलो यहाँ पे फाई है, तो क्या करते हैं, इस फाई की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं रखूंगा तो डी बाई डी टी को मैं बाहर लिख लेता हूँ और यहाँ पे आपका फाई की ये पूरी वैल्यू यहाँ पे सरफेस इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एस वेक्टर, ये आपका इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब देखो जो B है, जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो किसका कोऑर्डिनेट है, एक्स वाई जेड और टी। यहाँ पे जो आपका मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ पे जो किस पे डिपेंड कर रहा है, किसका कोऑर्डिनेट है, एक्स वाई जेड का तो कोऑर्डिनेट है ही, साथ ही साथ टाइम पे भी स्पेस एंड टाइम का कोऑर्डिनेट है, स्पेस एंड टाइम का कोऑर्डिनेट है। क्योंकि आप कितने तेजी से अगर आप उस मैग्नेट को जितना फास्ट मूव करोगे उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड आपका प्रोड्यूस होगा। तो मतलब आप रेट अगर बढ़ाओगे, मतलब ये टाइम पे आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है ये टाइम पे डिपेंडेंट है। तो अगर मैं बी को एक्स के फॉर्म में लिखना चाहूं तो इसको डेल बी बाई पार्शियल डेरिवेटिव में डेल बी बाई डेल एक्स के फॉर्म में लिख सकता हूं। लेकिन अगर मैं इसको टाइम के रिस्पेक्ट में लिखना चाहूं, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे क्योंकि ये आपका डी बाई डी टी जब ये अंदर जाएगा तो टाइम के रिस्पेक्ट में हमको चाहिए, तो यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में इसको क्या लिख सकते हैं, डेल बी वेक्टर बाई डेल टी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जब डी बाई डी टी अंदर जाएगा और ये माइनस भी अंदर जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, सरफेस इंटीग्रल ऑफ यहाँ पे माइनस डेल बी बाई डेल टी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। माइनस डेल बी बाई डेल टी के बराबर हो जाएगा। और हमने क्लासेस में आपको बताया है कि जो ईएमएफ जो होता है, ईएमएफ बेसिकली आपका क्या होता है कि एक चार्ज को एक पॉइंट से एक दूसरे पॉइंट तक, यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में किया गया वर्क डन के बराबर होता है। और हमने पहले यूनिट में वर्क डन जो पढ़ा था वो आपका क्या होता है, क्रूज लाइन इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीएल के बराबर होता है, ठीक है। यही आपका वर्क डन किसके बराबर होता है, ई डॉट डीएल के बराबर हो जाएगा। तो ये आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ के भी बराबर हो जाएगा। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ से ई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीएल, क्लोज्ड कर्व इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीएल हो जाएगा। और यहाँ पे सरफेस इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएस डेल बी बाई डेल टी हो जाएगा और यहाँ पे माइनस रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ को। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रल फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटीग्रल फॉर्म बोलते हैं, ठीक है, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ फैराडे लॉ, ठीक। तो इस तरीके से ईएमएफ के बारे में ये भी हमको बताता है। देखो ई से इसको दिखा सकते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ को, या तो स्मॉल ई से दिखाइए या कैपिटल ई से भी, आपको कई कई बुक में आपको इस प्रकार से भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया इंटीग्रल फॉर्म। अगर आपको डिफरेंशियल फॉर्म इसी तरीके से प्रूव करना हो तो देखो इंटीग्रल फॉर्म यहाँ पे देखो उसी तरीके से प्रूव किया गया है, डेल फाई बाई डेल टी के बराबर रख दिया गया है। अब ई की वैल्यू माइनस डी फाई बाई डी टी होती है, तो यहाँ पे डेल बी बाई डेल टी हो गया। यहाँ पे देखो यही वाला आपका यहाँ पे निकल के आया हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब डिफरेंशियल फॉर्म देखो कैसे प्रूव करोगे। डिफरेंशियल फॉर्म प्रूव करने के लिए क्या करो, हमारे पास फॉर्मूला है इंटीग्रल फॉर्म से,
ए डॉट डी एल आपका किसके बराबर है, सरफेस ऑफ डेल बी बाई डेल टी के बराबर है, और यहाँ पे डी एस यहाँ पे माइनस था, ठीक है, इसके बराबर है। अब हम लोग जानते हैं अभी यहाँ पे किसका यूज करेंगे, स्टोक्स कर्ल थ्योरम, जो फर्स्ट सेमेस्टर में आपने पढ़ा होगा। स्टोक्स कर्ल थ्योरम आपको क्या बताता है कि किसी क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल को आप किस में चेंज कर सकते हैं, सरफेस इंटीग्रल में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ई डॉट डीएल को बेसिकली हम लोग किस में चेंज कर सकते हैं, डेल क्रॉस ई डीएस में चेंज कर सकते हैं। ये आपका सरफेस इंटीग्रल है कर्व के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो इसमें चेंज कर सकते हैं। अब इसको यहाँ पे रखेंगे तो ये आपका इसके बराबर हो जाएगा, सरफेस इंटीग्रल ऑफ माइनस डेल बी बाई डेल टी डीएस वेक्टर, ठीक है, यहाँ पे ये हो गया। अब देखो यहाँ पे डीएस और डीएस यहाँ पे ये भी वेक्टर है, ठीक, तो यहाँ पे डीएस जो सरफेस इंटीग्रल है दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, डेल क्रॉस ई इक्वल टू, यहाँ पे माइनस है बाहर तो माइनस डेल बी बाई डेल टी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपका निकल के आया है। आपने देखा होगा कि जो फर्स्ट यूनिट है उसमें हमने डेल क्रॉस ई की वैल्यू क्या निकलवाई थी, डेल क्रॉस ई की वैल्यू हमने 0 निकलवाई थी। आपने देखा होगा फर्स्ट यूनिट में, ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फैराडे लॉ। पहले यहाँ पे देख लीजिए, फिर आगे सिग्निफिकेंस इसका बताऊंगा। ये आपका क्या है, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फैराडे लॉ, ठीक है, ये छोटा सा प्रूफ है, आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा। चलो अब देखो यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, देखो यहाँ पे हमने देखा था कि फर्स्ट यूनिट में जब मैं डेल क्रॉस ई, जब मैंने कर्ल निकलवाया था किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो कर्ल क्या आया था, 0 के बराबर आया था। क्या आया था, 0 के बराबर आया था। मतलब उस जो आपका किसी चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी स्टैटिक चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, उसका जो कर्ल लेने पे वो आपका क्या आता था, 0 आता था। तो इसका मतलब ये था कि इसमें कोई भी रोटेशन नहीं था, इररोटेशनल, आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो आपका क्या था, इररोटेशनल था। इररोटेशनल, किसी का कर्ल 0 होने का मतलब है कि उसके अंदर कोई भी रोटेशन नहीं है, या इसको हम लोग कह सकते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो था एक कंजर्वेटिव फील्ड था। क्या था, कंजर्वेटिव फील्ड। कंजर्वेटिव फील्ड क्या होता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, और दूसरे पॉइंट से आप एक पॉइंट से जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता था वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये आपने पढ़ा होगा स्टैटिक चार्ज के केस में, फॉर स्टैटिक चार्ज, या हम लोग कह लें इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए, इलेक्ट्रिक चार्जेस जब आपकी रेस्ट पे रहती हैं, रेस्ट पे, स्टैटिक का मतलब रेस्ट चार्जेस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, चार्जेस एट रेस्ट बोल सकते हैं, चार्जेस एट रेस्ट, ठीक है, जब चार्जेस रेस्ट पे थे। लेकिन जब आपके यहाँ पे क्या हुआ कि जब आपका यहाँ पे हमने वैल्यू देखा कि डेल क्रॉस ई को हम लोग क्या लिख रहे हैं, माइनस डेल बी बाई डेल टी, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो डिफरेंशियल फॉर्म में देखा तो यहाँ से हमको पता चला कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे टाइम वेयरिंग मैग्नेटिक फील्ड के वजह से प्रोड्यूस हुआ है, टाइम वेयरिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण प्रोड्यूस हुआ है, टाइम वेयरिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो प्रोड्यूस हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या है, रोटेशनल प्रॉपर्टी का है। क्या है, रोटेशनल प्रॉपर्टी का है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। तो ये आपका रोटेशनल कंजर्वेटिव, और इसी दो कंडीशन के कारण हम लोग लिख पाते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर होता था। ये हम लोग इसी प्रॉपर्टी डेल क्रॉस जो ई आपका कंजर्वेटिव है, इसी के कारण ये हम लोग लिख पाते थे। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को आप ऐसा नहीं लिख पाओगे कि निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल के बराबर होगा, ये आपका इसके लिए क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका यहाँ पे फिजिकल सिग्निफिकेंस किसका, डिफरेंशियल फॉर्म का। डिफरेंशियल फॉर्म का मतलब यहाँ पे डिफरेंशियल फॉर्म आने से आपको क्या क्या चीजें पता लगी,
ठीक है, ये हो गया। चलो अब यहाँ पे देखो फिजिकल सिग्निफिकेंस दिया गया है डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस डेल पी बाई डेल टी का, वही जो चीजें मैंने वहां पे बताई हैं सेम चीजें यहाँ पे देखो, वही चीजें लाइन बाय लाइन लिखी गई हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे इट कैन नॉट देयरफॉर negative gradient of scalar potential, in other words the induced electric field has nature different from the electric field due to a stationary charge। इसका मतलब ये है कि डिफरेंशियल फॉर्म का जो फैराडे लॉ का डिफरेंशियल फॉर्म आया डेल क्रॉस बी इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस यही है कि यहाँ पे जो चार्जेस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो आपका बिल्कुल अलग होता है, अलग नेचर का होता है, और जो आपका मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो करंट आपका बना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना, उसका नेचर जो होता है बिल्कुल अलग होता है, ठीक है। तो यही चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। चलिए अब आ जाते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, हम लोग देखेंगे कि आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं इन सभी टॉपिक पे। तो रिटन क्वेश्चन की बात करेंगे पहले। देखो क्वेश्चन आपसे कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं, अच्छे से यहाँ पे देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपसे पूछे जाएगा डिफाइन लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये आपका शॉर्ट में पूछा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो यहाँ पे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पूछ देगा, शॉर्ट में पूछ देगा। सेकंड है आपसे पूछ देगा डिफाइन फैराडे लॉ, डिफाइन फैराडे लॉ अलग अलग करके भी पूछा जा सकता है, फैराडेज लॉ, ठीक है, फैराडेज लॉ आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आपसे बोल देगा कि यहाँ पे प्रूफ the differential and integral, prove the integral and differential form of Faraday law, differential form of Faraday law, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आप जब आप अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो ये सारे क्वेश्चंस आपको देखने को वहां पे जरूर मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल फॉर्म का प्रूफ आपसे पूछा जाएगा। अगर देखो लॉन्ग में क्वेश्चन आ जाएगा, अगर ये देखो लॉन्ग के लिए आएगा तो यहाँ पे दे देगा डिफाइन लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। पहले दे देगा कि डिफाइन लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और प्रूफ, और यहाँ पे प्रूफ भी पूछ देगा किसका, इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फैराडे लॉ, इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फैराडे लॉ, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फैराडे लॉ, फॉर्म ऑफ फैराडे लॉ, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आपका ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में रिटन में पूछे जा सकते हैं इन सभी टॉपिक से। बेसिकली ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपके एग्जामिनेशन में आए हुए हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो एमसीक्यू क्वेश्चन कैसे आएगा। एमसीक्यू क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आपको कैसे दे देगा, यहाँ पे बोल देगा कि द मैग्नीट्यूड, यहाँ पे बोल देगा कि वैल्यू ऑफ, या बोल देगा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल टू यहाँ पे डैश दे देगा और यहाँ पे चार ऑप्शन दे देगा, इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी दे देगा। सेकंड दे देगा इक्वल टू माइनस डेल फाइव बाई डेल टी दे देगा। थर्ड ऑप्शन दे देगा ई इक्वल टू यहाँ पे इक्वल टू आपको दे देगा, यहाँ पे कुछ भी मान सकते हैं, डेल ई बाई डेल टी मान दे देगा। और यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन दे देगा ई इक्वल टू आपका लाइन इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एल दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं रहेगा, ये अगर मैं दे दूंगा तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो मान लेते हैं एक और ऑप्शन यहाँ पे दे देगा,
और पूछेगा कि इनमें से कौन सा इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर होता है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा। ठीक है, फिर सेकंड आपसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा? सेकंड आपसे क्वेश्चन इस टॉपिक से दे देगा कि यहाँ पे लेंज लॉ की वजह जो इंड्यूस्ड ईएमएफ, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, यहाँ पे दे देगा डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसका डायरेक्शन किधर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है इसका डायरेक्शन जस्ट उल्टा होता है, अपोज करता है जिससे ये प्रोड्यूस हुआ है, तो उस चीज को यहाँ पे बताना होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे देगा और आपसे क्या पूछेगा? इंटीग्रल फॉर्म ऑफ फैराडे लॉ। तीसरा क्वेश्चन आपसे क्या दे देगा? इंटीग्रल फॉर्म ऑफ फैराडे लॉ, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ फैराडे लॉ, फैराडे लॉ का इंटीग्रल फॉर्म दे देगा फैराडे लॉ का। ठीक है, यहाँ पे दे देगा 4 ऑप्शन दे देगा, डेल क्रॉस E इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी दे देगा। दूसरा यहाँ पे क्या दे देगा? ये आपका E डॉट डी एल इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे सरफेस और यहाँ पे बी डेल बी बाई डेल टी दे देगा, ds दे देगा। इस तरीके से आपको दे देगा और थर्ड आपको इसी तरीके से 4 ऑप्शन दे देगा और ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, इसी तरीके से फैराडेज लॉ से क्वेश्चन हो गया। फोर्थ है, आपको किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है? इंटीग्रल फॉर्म ऑफ फैराडे लॉ से पूछ लिया। इसी तरीके से हाँ, इतने क्वेश्चन आपके यहाँ से डिफरेंशियल फॉर्म से भी पूछ सकता है। डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फैराडे लॉ, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फैराडे लॉ, ये आपके चारों क्वेश्चन इस तरीके से, यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन इस तरीके से एमसीक्यू में बना के इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यही था आज के क्लास में। और साथ ही बच्चों जल्दी जल्दी आप लोग हमारे बैचेज में ज्वाइन हो जाइए। वहां पे इस समय आपको एक यूनिट आपको फ्री में पढ़ने के लिए मिल रहा है, तो जल्दी जल्दी आप लोग वहां पे उस यूनिट को देख के उस यूनिट से आप यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा और यहाँ पे आप बैचेस में ज्वाइन जल्दी जल्दी हो जाइए। ठीक है, यही था आज के क्लास में। कोई भी डाउट हो इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।